तो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से बनने वाले टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन इतिहास में आपको एक प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस अब की बार देखने को मिलेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको क्या पढ़ना होता है प्राचीन इतिहास, और देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होता है हिस्ट्री केवल और एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी एक होता है इतिहास और एक होता है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है और इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है? समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो अगर आपने केवल हिस्ट्री लिया है तो वो मध्यकालीन इतिहास जो मैं पढ़ाता हूँ वो इतिहास आपका केवल इतिहास वाले बच्चे पढ़ेंगे। और जब भी एंशिएंट हिस्ट्री की बात आती है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है? प्राचीन इतिहास में आपको जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे इसको लेकर के, एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एयरलेस टाइम, खास करके ये माइनर में आपको पढ़ना होता है, बट आपको मेजर में क्या पढ़ना होता है, आपको अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ना होता है, यानी कि जो प्राचीन भारत की या जो प्राचीन विश्व की जो सभ्यताएं रही हैं उन सभ्यताओं के बारे में आपको जानना होता है। जैसे कि भारत की सभ्यता कौन सी रही, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, ठीक है? ऐसे ही चाइना की सभ्यताएं तमाम सारी, चीन की सभ्यता रही है, ठीक है? चीन की सभ्यता हो गई, या फिर आप देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, सुमेरियन, मेसोपोटामिया में ही आप देखें सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, ऐसे तमाम प्रकार की सभ्यताएं। नील नदी घाटी का जो सभ्यता है, नील घाटी की है, जिसको आप मिस्र की सभ्यता कहते हैं, ठीक है? चीन की सभ्यता, तो ये सब एक प्रकार से चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है, ठीक है? और भारत की जो एक प्रकार से भारत में जो आपको पढ़ना पड़ता है मेजर में बेसिकली, तो यही सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो आइए हम दोनों से बनने वाले, खास करके मेजर के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर और माइनर के लिए भी, अगर माइनर पेपर भी आपका तो भी ऐसे क्वेश्चन, चूंकि माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो 2 पेपर होता है आपका, ठीक है? कोड 1 कोड 2, ये या फिर 102 103 ऐसे करके, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़, महाराजा सुहेलदेव, ठीक है, या ऐसे ही और कई विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा, या जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव करवाने वाली यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और जिनकी माइनर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया तो आपको ये सब क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, और ये सब क्वेश्चन से बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इनको देखिए। बाकी और भी मॉडल पेपर मैं आपके लिए व्यवस्थित कर दूंगा। आपके लिए और भी विधिवत क्लासेस होने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। देखिए इस समय मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, तो मैं बोर्ड पर आकर के पढ़ाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, चूँकि पैर भी दर्द कर रहा है। मैंने सोचा कि आपके लिए ऐसी ही व्यवस्था कर दी जाए। तो जब तक हमारी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है तब तक मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद में डिजिटल बोर्ड तो आपके पास है ही, उसके साथ ही पढ़ाऊँगा। बाकी डिजिटल बोर्ड और इसका कोई फ़र्क उतना होता नहीं, उसमें मेरा चेहरा दिखता है, अट्रैक्शन थोड़ा-सा बड़ा बना रहता है कि भई हाँ, गुरुजी खड़े होकर के मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है कि मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, बाकी सब मेरी वॉइस और सब विजिबिलिटी आपको एकदम क्लियर हो रही है एचडी में। चलें, पहला प्रश्न है, पूरा का अर्थ क्या होता है? पूरा, पूरा का मतलब क्या होता है? पूरा माने होता है जैसे पूरा, पूरा पाषाण काल। पूरा माने क्या होता है? पूरा माने होता है प्राचीन, पुराना, ठीक है? पूरा माने क्या? प्राचीन, पुराना, ठीक है? तो पुराना, पूरा माने क्या होता है? पुराना। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा नंबर, पाषाण का क्या अर्थ है? फटाफट से आप बताएंगे। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है हड्डी, पत्थर, सोना या तांबा। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पाषाण क्या है? पाषाण माने होता है पत्थर, ठीक है? क्या होता है? प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सहज क्वेश्चन से आपको हंसी आ रही होगी, गुरुजी पाषाण मतलब तो सभी जानते हैं, बट आपको बताना मेरा फर्ज है कि भाई क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको आपको एक बार रिवीजन में करवाना हूँ। तो पत्थर, पाषाण माने क्या होता है? पत्थर। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, पूरा पाषाण मानव रहता था, बताएं घरों में, पेड़ों पर, गुफाओं में, नदियों में। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पूरा पाषाण काल का जो मानव रहता था, पूरा माने जो प्राचीन काल का, इसीलिए पूरा और पाषाण दोनों का अर्थ मैंने बता दिया। तो पूरा माने पुराना मानव, और पाषाण माने जो पुराना पाषाण का युग था, यानी कि जो पूरा पाषाण युग था उसका मानव कहाँ पर रहता था? तो उसका मानव जो था, घर तब बना नहीं था, पेड़ पर रहता नहीं था, नदियों में रहता नहीं था, वो गुफाओं में रहा करता था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका एक क्या है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक पूरा पाषाण स्थल है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। क्या है?
एक पूरा पाषाण स्थल है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न 5वां नंबर, पूरा पाषाण मानव इस्तेमाल करता था हड्डियों के उपकरण का? नहीं, बिल्कुल हड्डी के उपकरण नहीं करता था। पत्थर के उपकरण, बिल्कुल पत्थर के उपकरण, इसीलिए पाषाण काल नाम पड़ा, क्योंकि ये पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रारंभिक पाषाण युगीन मानव। प्रारंभिक पाषाण युगीन जो मानव था वो कैसा था? घुमंतु था, कृषक था, कलाकार था, व्यापारी था? तो घुमंतु था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का, भोजन और पानी की तलाश में घूमा करते थे। ठीक है, ये बात है, कोई अस्थाई वो नहीं था, अस्थाई निवास नहीं था। ठीक है, भोजन और पानी की तलाश में ये लोग आपस में, मतलब कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? घूमते रहते थे, जाते रहते थे, तो इसीलिए घुमंतु थे। ना तो कृषि का ज्ञान था इनको, ना ही कलाकारी कोई थी, ना ही व्यापारी व्यापार करते थे। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन से, पूरा पाषाण युगीन मानव वातावरण पर निर्भर था, किस? पत्थर के लिए, या भोजन के लिए, पत्तों के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो भोजन के लिए वातावरण पर डिपेंड होता था। किस पर? वातावरण पर डिपेंड था भोजन के लिए, पूरा पाषाण कालीन मानव। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महोदय। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे तो आप लोग सोचोगे कि जो है इसको क्या करें अब। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे बड़े ध्यान से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 8वां क्वेश्चन, पूरा पाषाण युगीन मानव ने खोज की किसकी? आग की, ईंट बनाने की, या भोजन बनाने की, या बिजली बनाने की? बताएं। तो पूरा पाषाण कालीन जो मानव था वो एक प्रकार से आग की खोज इसने करी थी। किसकी खोज? आग की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पूरा पाषाण युगीन मानव के उपकरण होते थे। तो और पूरा पाषाण काल के जो मानव होते थे उनकी एक प्रकार से जो उपकरण होते थे वो अनगढ़ होते थे। ठीक है, भारी और चमकदार बिल्कुल भी नहीं होते थे, हड्डियों के बचे हुए नहीं होते थे। ये अनगढ़ होते थे, मतलब कैसे भी किसी तरीके से गढ़ दिया, जैसे बन गया बस उसी का यूज कर रहे हैं, कोई शेप या कोई सांचा नहीं बनाते थे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आ चुका है, मध्य का क्या अर्थ होता है? मध्य मतलब होता है बीच का युग। ठीक है, जिसको मध्य पाषाण युग बोलते हैं। तो नए पाषाण युग के और पुराने पाषाण युग के बीच का युग मध्य पाषाण युग कहा गया। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर का एरिया, मतलब पुराना पत्थर का समय, और इसके बाद में फिर बीच के पत्थर का समय जिसको आप मध्य पाषाण युग बोलते हैं, और फिर इसके बाद में न्यू यानी कि नया पाषाण काल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, पाषाण युगीन मानव ने एकत्रित करना शुरू किया क्या? बताएं। पाषाण युगीन मानव ने क्या एकत्रित करना शुरू किया? तो पशुओं को एकत्रित करना शुरू किया था। किसको? पशुओं को एकत्रित करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, 12 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। चलें फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन मानव ने प्रारंभ किया। नवपाषाण कालीन मानव ने क्या प्रारंभ किया था? कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। किसने? नवपाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 13 नंबर, नवपाषाण कालीन मानव के उपकरण बताएं। नवपाषाण कालीन के जो मानव के उपकरण थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे। किसके? लकड़ी के। और जबकि पूरा पाषाण काल के मनुष्य के वो बने होते थे एकदम से अनगढ़ टाइप के और पत्थर के बने होते थे। अगला प्रश्न 14 नंबर, नवपाषाणकालीन मानव ने पालना शुरू किया। क्या पालना शुरू किया था सबसे पहले? गाय को, शेर को, या दरियाई घोड़ा को, या हाथी को? तो भाई शेर, दरियाई घोड़ा, हाथी को नहीं पालेंगे, गाय को पालेंगे। जाहिर सी बात है, दूध के लिए तो गाय को पालना शुरू किया था। अच्छा, कौन सा ऐसा जानवर है जिसको गुलाबी पसीना निकलता है? ये प्रश्न जीके में पहले बचपन में आप लोग किताब आती थी चूरन, या फिर ट्रेन वगैरह में मिलती थी। तो दरियाई घोड़ा जो है इसको गुलाबी पसीना निकलता है। कैसा पसीना? गुलाबी गुलाबी पसीना निकलता है दरियाई घोड़ा को, ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नवपाषाण कालीन मानव ने पालना शुरू किया गाय को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सिंधु सभ्यता एक। सिंधु सभ्यता एक कैसी है भाई? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर चीजें जो थी एकदम से ऐसे आजकल के शहर बसे होते हैं आवास विकास टाइप के, ऐसे ही एकदम से नियोजित थे। ठीक है, नालियाँ ढकी हुई होती थी। ठीक है, रोड जो थे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी रोड एकदम से सीधी होती थी। ठीक है, नालियाँ रोड के बिल्कुल जस्ट बगल होती थी। ठीक है,
और चौराहे बने होते थे थोड़ी-थोड़ी दूर पर, और हर एक घर के सामने से जो है एक गली गुजरती थी, वो गली रोड होती थी और उसके आगे सबकी नालियाँ बहती थी और नालियाँ ढकी होती थी, स्वच्छ साफ-सुथरी हुआ करती थी। स्नानागार था बड़ा, जहाँ पर इकट्ठे लोग नहाते भी थे कभी-कभी, स्विमिंग पूल टाइप का। और जो है अन्नागार भी था विशाल, जहाँ पर एक प्रकार से लोग अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे, जैसे आजकल कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं, ठीक है? तो नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आप देखेंगे, सिंधु लिपि को, सिंधु लिपि, लिपि माने होता है लिखने की कला। जैसे हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो सिंधु लिपि जो थी उसको नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु लिपि को किसको, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखावट है उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं कि आखिरकार ये लिखा क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता बेसिकली जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए, विद्वान लोग नहीं पढ़ पाए हैं। अगला क्वेश्चन से बृहद स्नानागार, मतलब कि जो बड़ा सा स्नान का घर था उसी को बृहद स्नानागार कहते हैं। नहाने का स्थान मिला था हमको, वो मोहनजोदाड़ो नाम के शहर से मिला था। मोहनजोदाड़ो स्थान जो है, ये आप मूवी देखेंगे, जो है मोहनजोदाड़ो नाम की मूवी है ऋतिक रोशन की, तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है? तो ये बृहद स्नानागार, यहाँ पर लोग नहाते थे, कोई फंक्शन वगैरह होता था तो, ठीक है? अगला प्रश्न, बंदरगाह प्राप्त हुआ। बंदरगाह क्या होते हैं? जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाजें पानी की रुकती हैं, उसी को बंदरगाह, जैसे कि ट्रेन का स्टेशन होता है, रेलगाड़ी वाला, ऐसे ही हवाई जहाज का अपना अड्डा होता है। ऐसे ही जो पानी वाली जहाजें होती हैं वो भी एक प्रकार से कहाँ पर रुकती है? अपने स्टेशन पर। तो जो पानी वाली जहाज का स्टेशन होता है उसी को बंदरगाह, या और दूसरी भाषा में उसको पत्तन भी कहते हैं, ठीक है? पत्तन या बंदरगाह दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? चले, तो बंदरगाह प्राप्त हुआ लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल एक शहर है, वहीं से बंदरगाह प्राप्त हुआ था, ठीक है, प्राचीन काल का। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मिस्र के लोग पूजा करते थे। मिस्र के लोग पूजा करते थे किसकी? तो आदि शक्ति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा, शक्ति की। अगला क्वेश्चन से, कौन सी सभ्यता नील नदी की घाटी में एक प्रकार से पली? तो नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता? मिस्र नदी। और चूंकि मिस्र नदी को क्या कहते हैं, मतलब कि मिस्र की सभ्यता को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। तो आपसे पूछेगा नील नदी की वरदान कौन सी सभ्यता है, तो मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कही जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं, थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है, चलें आगे बढ़ते हैं। किस सिंधु क्षेत्र से स्नाना मतलब कि अन्नागार प्राप्त हुआ? अन्नागार मतलब कि जो भोजन या जो तमाम प्रकार के अन्न वगैरह रखने के स्थान थे, अनाज रखने का स्थान, वही अन्नागार। तो सिंध के किस क्षेत्र से मिला था? हड़प्पा से अन्नागार मिला था, हड़प्पा शहर, हड़प्पा नगर से क्या मिला था? हड़प्पा से अन्नागार मिला था। और जो है इससे क्या बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो से स्नानागार मिला था। दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा। स्नानागार मतलब नहाने वाला, अन्नागार माने जहाँ पर अनाज रखा जाता सुरक्षित, ठीक है? तो जहाँ पर अनाज रखा जाता था अन्नागार, वो हड़प्पा में मिला था, और जो मोहनजोदाड़ो में मिला था वो स्नान करने वाला था, ठीक है? अगला क्वेश्चन से 22 नंबर, पिरामिड पाए गए हैं कहाँ पर? पिरामिड जो है मिस्र में मिले हैं, गीजा के पिरामिड या और तमाम प्रकार के पिरामिड मिले हैं। पिरामिड ऊंचे ऊंचे होते थे, मैंने एक वीडियो में आपको पिरामिड को दिखाया भी कि पिरामिड कैसे होते थे। तो पिरामिड वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस, इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि हमको इसको फिर से हल करना है। मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी के लिए, कि भाई आपको करना क्या है, आपको पहले वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद में इसकी पीडीएफ जो मैं भेजूँगा आपके पास, और पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करनी है इसका प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद में इसकी आपको फ़ोटोकॉपी निकाल कर के फिर उसको आपको चेक करना है, घर पे बैठ कर के उसको हल करना है। फिर आप देखें कि आपने ये वीडियो देखा और आपके दिमाग में कितनी बातें रुक रही हैं। आप अपने आप को जब टेस्ट करेंगे घर पे बैठ कर के उतने ही समय में जितने समय में आप पेपर में करते हो, तो आप बहुत ही बेस्ट करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे 91, ठीक, 1 मिनट, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो मात्र 100 रुपीज़ में ही सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। जैसे आपका 3-4 सब्जेक्ट आपके होंगे, 3 मेजर, 1 माइनर, और आपका एक को-करिकुलर सब्जेक्ट होगा, तो इन सभी की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में हो रही है, और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप पीछे मत हटिए, आपकी परीक्षा नज़दीक है, और परीक्षाओं में वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये बात आप ध्यान रख, चूँकि आपके सीनियर से लोगों से आप पूछ सकते हो। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाया जाता है। यहाँ पर आपको इस नंबर पर करना क्या है, आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट्स क्या-क्या हैं आप लिख करके आप इसको भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा,
और उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद से आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स में कुछ हैंड रिटन नोट्स भी होंगे और कुछ आपके एक प्रकार से मतलब कि बाकी ये वीडियोज़ वाले जो नोट्स होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है? कुछ सब्जेक्ट के आपके हैंड रिटन में व्यवस्था, जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैं तैयार किया हूँ, जियोग्राफी का भी शायद व्यवस्था कर पाऊँ। ठीक है? तो ऐसे में और तमाम प्रकार के जो वीडियोज़ चीज़ें होती वीडियोज़ में होती हैं, वो सारे नोट्स आपको मॉडल पेपर का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन पेपर तमाम प्रकार के जो विभिन्न विश्वविद्यालय में हुए 2022-23 इन सभी में, उनके भी पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है? और वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लाइव क्लास जब भी होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी पहले से कि हाँ क्लास होने वाली है, इतने बजे से क्लास होगी, तो भी आप ज्वाइन कर पाएँगे। यानी आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मात्र 100 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी रकम मैंने नहीं रखी है। आप लोगों के पर्सनल कहने पर, बहुत रिक्वेस्ट पर ही मैंने कोर्स लॉन्च किया है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसमें ज्वाइन होकर के अपनी जो है सक्रियता को प्रदर्शित करें, और जितने भी लोग ज्वाइन होंगे एक प्रकार से उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा कि वो क्या कर पाएँगे। जैसे यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आंसर वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन मैं आंसर आपको जो है पीडीएफ में नहीं दूँगा। क्यों? क्योंकि आप पीडीएफ में अगर आंसर पा जाएँगे तो आपको एक प्रकार से थोड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आप जब तुरंत कोई चीज़ पा जाएँगे तो फिर आपको क्या होगा, आप एक प्रकार से उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएँगे। तो ऐसे में जब आप वीडियो फिर से आकर के देखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका 3-4 ज्ञानेंद्रियाँ इकट्ठा काम करेंगी। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन रुक जाएँगे। ये मैंने बहुत सोचा, और मनोविज्ञान भी मैं पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजिकल तरीका है किसी चीज़ को याद रखने का। जब भी किसी मुद्दे पर 3-4 इंद्रियाँ आपकी, जैसे हाथ भी काम कर रहा है, आँख भी काम कर रही है, दिमाग भी आपका काम कर रहा है, ठीक है? या फिर आपका कान भी काम कर रहा है, तो एक बार आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपका कान सुनेगा, ठीक है? और आपकी आँखें देखेंगी तो 2 ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही हैं और एक दिमाग आपका, ठीक है? और इसके बाद में जब आप लिखी मतलब उसी चीज़ को थोड़ा टिक करके उसको हल करोगे पेपर, तो आपकी त्वचा भी काम करेगी, आपका दिमाग भी काम करेगा, आँखें भी काम करेंगी, तो फिर 2-3 ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही हैं। यानी ये चारों पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ जब एक साथ आपकी किसी चीज़ पर लगा देते हैं, तो वही चीज़ें आपके दिमाग में अचेतन अवस्था में विद्यमान रहती हैं, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपके समक्ष आ जाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है किसी भी प्रश्नों को याद करने का। तो रणनीति ही निर्णायक है, रणनीति अगर बना करके नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अब की बार आपके लिए अपॉर्च्युनिटी ये है कि आप 100 टू 100 नंबर ला सकते हैं परीक्षाओं में। क्यों? चूँकि आपकी परीक्षा कोई व्यक्ति नहीं चेक करेगा, आपकी जो कॉपी होगी, मतलब कॉपी कौन चेक करेगा? जो मशीन होती है वो चेक करेगी। इससे क्या होगा कि जितने क्वेश्चंस आपके सही होंगे, उसके आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे पीडीएफ और सब सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से आप लोग एसएमएस करें। ₹100 अगर आप मान लेते हो गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं किसी बात की, ठीक है? और ये भी मत सोचिएगा कि कोई फ्रॉड है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि गुरुजी स्कैनर सेंड कर रहे हैं, फ्रॉड है, कोई ये है दुनिया भर का। कोई फ्रॉड नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो जो डर रहे हैं वो डरिए मत। तुरंत एसएमएस करें 9161 93 60 62, और मैं इतना बड़ा चैनल चला रहा हूँ तो आपका ₹100 लेकर के मैं कहाँ भागूँगा? आप खुद ही सोचो, ठीक है? और इसीलिए फ़ीस कम रखिएगी ताकि हर बच्चा एक प्रकार से पढ़ सके। और ₹100 तो आप एक बार मार्केट निकल जाओगे तो आपका खर्च हो जाएगा। सीरीज़ ले लोगे या फिर पुस्तक ले लोगे तो 300-400 की पुस्तक आ जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ें व्यवस्थित अगर मैं दे रहा हूँ तो आपको एक प्रकार से इसमें कोई इफ़र्ट नहीं होना चाहिए। आप फटाफट से एसएमएस करके जॉइन कर लीजिए। जितना जल्दी जॉइन करेंगे आपका ही फ़ायदा होगा। तो फटाफट से एसएमएस करके आप सभी लोग जॉइन हो जाइएगा, ठीक है? अगर नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे तो आप किसी दुकान से जा कर के करवा दीजिएगा, या किसी दूसरे व्यक्ति से आप करवा दीजिएगा, ठीक है? जिससे आप करवा सकते हो। क्लियर? चलें। आगे बढ़ते चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि चीनी लोग ने सर्वप्रथम खोज की थी। तो चीनी लोगों ने किसकी खोज करी थी भैया? कागज़ की खोज किसने करी थी? चीनी लोगों ने ही करी थी। किसकी खोज भैया? कागज़ की खोज चीनी लोगों ने ही करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की दीवार का निर्माण किन शी हुआंग ने करवाया था। किसने करवाया था? किन शी हुआंग महोदय ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न 25 नंबर, हम्बुराबी संहिता लिखी गई। हम्बुराबी संहिता जो है बेबीलोन में लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ नील नदी की घाटी में। ऑप्शन नंबर इसका क करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है जा रहे हैं, और आप इसको स्टोर जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले, आपको इसका पीडीएफ नोट्स जब मिल जाएगा आपको, तो आपको उसका फोटोकॉपी निकलवा लेनी इसकी, और उसके बाद में इसको हल करना घर पे बैठ करके। फिर आप देखेंगे अपना स्कोर आकर के वीडियो में चेक करेंगे हमने कितना किया, और फिर कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा स्कोर ये रहा गुरुजी। अगला, रोसेटा स्टोन को कब खोजा गया? रोसेटा स्टोन को खोजा गया था 1799 में, यानी कि 1799 में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पताह होतेब कौन थे?
पता होते जो थे ये फाराओ थे, ठीक है। फाराओ राजा टाइप के हुआ करते थे, तो वही थे ये। अगला प्रश्न, थोप मिस्र का देवता था। थोथ जो थे वो मिस्र के देवता थे, मतलब उसको कौन देवता थे, वो सृजन के, शक्ति के, प्रज्ञा के, या चांद के? तो चांद का देवता था ये। थोथ मिस्र का देवता था, एक चांद टाइप का, जैसे चांद होते अपने यहाँ पर, ऐसे ही वहाँ पर थोथ। अगला क्वेश्चन से, मिस्र के लोगों के द्वारा विश्व के प्रथम कागज को खोज गया, मतलब कि खोजा गया था, जिसे कहते हैं। तो मिस्र के लोगों के द्वारा विश्व के प्रथम कागज की जो खोज हुई थी, वो एक प्रकार से उसको पेपिरस कहते थे। बट चीन की सभ्यता, मतलब कि चीन में सबसे पहले कागज की खोज हुई, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और मिस्र के लोगों ने जिस कागज की खोज की थी, वो उसका क्या नाम था? पेपिरस, ठीक है, जिसे लोग पेपिरस कहते थे। ए ऑप्शन। प्रश्न पूछे गए हैं, सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, ताम्र निधियों से कौन सी वस्तु प्राप्त होती है, बताएं। ताम्र निधियों से कौन सी वस्तु प्राप्त होती है महोदय? ताम्र निधियों से कौन सी वस्तु प्राप्त होती है? तो ताम्र निधियों से मानव रूपी आकृति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। संगीत से संबंधित प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद को कहते हैं, ठीक है। सामवेद में संगीत की सारी बातें बताई गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पुरानी पुस्तक संगीत की कौन है? सामवेद, ठीक है। चारों वेदों में से एक है सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। नवपाषाण कालखंड है। नवपाषाण कालखंड का समय क्या है भैया? तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के आसपास का समय नवपाषाण काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, भारत में प्रारंभिक लौह युग क्रिया संबंधित है, बताएं। भारत में प्रारंभिक लौह युग की क्रिया जो है, वो संबंधित है चित्रित धूसर मृदभांड से। चित्रित धूसर मृदभांड आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है क्या? चित्रित धूसर मृदभांड जो है, इससे एक प्रकार से संबंधित बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रश्न था? प्रारंभिक भारत में लौह युग क्रिया संबंधित है, तो लौह युग की क्रिया चित्रित धूसर मृदभांड। ये मृदभांड माने क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। मृद, मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। तो मृद भांड माने क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। तो उस पे चित्र बना रहता था और धूसर टाइप का होता था। तो चित्रित धूसर मृद भांड से तात्पर्य होता था प्रारंभिक लौह युग क्रिया का, ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 35 नंबर, जो है गुफ राल, कराल है एक, ये कौन है भाई? ये नवपाषाण काल है में एक चीज हुआ करता था। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जारबे कहाँ अवस्थित है? जारबे महाराष्ट्र में अवस्थित है, खा ऑप्शन। कायथा अवस्थित है कहाँ पर? कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र निधियां संबंधित है किससे? ताम्र निधियां जो थी, वो एक प्रकार से गेरुआ मृदभांड से रिलेटेड थी, और जो लौह युग क्रिया थी वो किससे थी? वो चित्रित धूसर मृदभांड से लौह क्रिया संबंधित थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ताम्र निधियां गेरुआ मृदभांड से, मृदभांड माने बर्तन। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है, बताएं। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है? तो भीमबेटका जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं बड़ी फेमस हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित, मतलब पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पुरोहित माने होते हैं जो एक प्रकार से पूरे के पूरे हित, मतलब पूरे के पूरे कुल का, पूरे के पूरे पुर का हित करना चाहते हैं, या कोई पंडित या पुजारी जो होते हैं, जो पूरी ग्राम सभा या पूरे क्षेत्र का मदद करते हैं, ठीक है, या उसको आगे बढ़ाते हैं, वही, ठीक है। तो पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से भाई? पुरोहित की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 41 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती कहाँ से? पुरातत्व से। कहाँ से? पुरातत्व से, ठीक है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हमको प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप ASI बोलते हैं, उसी से के माध्यम से हमको चीजें प्राप्त होती हैं। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, युगल समाधान किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? युगल समाधान वो जो मिले हैं, वो हड़प्पा से ही मिले हैं, हड़प्पा शहर से ही मिले हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। युगल माने जोड़ा, ठीक है, और उनका 100 मिला हुआ है वहीं से, हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, किस धातु से सिंधु सभ्यता के लोग अनभिज्ञ, अनभिज्ञ माने होता है कि वो नहीं जानते थे, तो किस धातु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ये प्रश्न खूब पूछा गया, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा।
ओके, अपने सभी दोस्त को बता दीजिए कि शुक्ला सर ने जो कोर्स के बारे में मैंने बताया है, सभी लोग कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ये बात ध्यान रखेंगे, सभी को एक प्रकार से कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न, धौलावीरा स्थल कहाँ अवस्थित है, बताएं। धौलावीरा जो स्थल है कहाँ पर अवस्थित है, फटाफट से आप बताएंगे। धौलावीरा जो स्थल है वो गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, धौलावीरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था धौलावीरा का उत्खनन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है, बताइएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है भैया, तो हड़प्पा जो बसा हुआ है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 47 नंबर, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम, या मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, या इसका जो मतलब कि शाब्दिक अर्थ होता है मृत मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीला, या मृतक माने मरे हुए को टीला, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु जानकारी में नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे किसके साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे वो मेसोपोटामिया के साथ करते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वगैरह किया करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत में लौह संस्कृति काल किससे जुड़ा हुआ है। तो भारत में जो लौह संस्कृति काल जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, धूसर मृदभांड से। धूसर मतलब कि मैंने बताया था चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, जिस पर चित्रकारी भी थी, मिट्टी के बर्तन, उससे जुड़ा हुआ है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, एनबीपीडब्ल्यू। एनबीपीडब्ल्यू जो है ये एक प्रकार का मृदभांड है, मिट्टी का बर्तन, जिस पे कलाकारी की जाती थी, चित्र वगैरह छापे जाते थे। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मेसोपोटामिया के हथियार प्रायः निर्मित थे, यानी मेसोपोटामिया के हथियार किससे बनाए जाते थे, तो कांसा धातु होती है उसी से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, ये जो है यूनिफॉर्म शब्द, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म शब्द लिया गया कहाँ से, लैटिन भाषा से लिया गया क्यूनिफॉर्म शब्द। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, चावल की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला, किस घाटी से, तो बेलन घाटी से मिला। कहाँ से मिला भैया, बेलन घाटी से मिला है। देखिए तो जो चावल की खेती का सबसे पहले प्राचीन मिलता है वो बेलन घाटी से मिलता है, बेलन नदी की घाटी से मिलता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहास के पिता के रूप में रॉबर्ट ब्रूस फुट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी कर मतलब कि का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो शिकार करते थे बस, ठीक है, खेती कृषि का जानकारी इनको नहीं थी, शिकार करते थे लोग, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिकार किससे करते थे, पत्थर के जो बने औजार होते थे उनके अनगढ़ टाइप के, उसी से जो है वार करते थे। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के स्थल क्रम के अनुसार पाए जाते हैं। देखिए बेलन घाटी में आप देखेंगे तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों काल के एक प्रकार चीजें मिलेंगी आपको क्रम से बेलन घाटी में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, जो है गुफ कराल प्रागैतिहासिक स्थल है एक, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये। तो ये एक प्रकार से यह नगर बेसिकली स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल की सबसे अनूठी विशेषता है, अनूठी विशेषता, अनूठी कर ले, अंगूठी नहीं अनूठी, बताएं। तो निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल, धौलावीरा का स्थल है, वहाँ की सबसे जबरदस्त विशेषता क्या थी, इनमें से यही विशेषता थी कि यह नगर जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा, सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही थी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया, बताएं। तो कृषि का सबसे पहला प्रमाण जो है किस उपमहाद्वीप में मिलता है, तो मेहरगढ़ में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 61 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नांकित में से किस स्थल से अग्नि की विशिष्ट पंक्तियां पाई गई है, बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता
के निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्नि की विशिष्ट शक्तियाँ या अग्नि की विशिष्ट पंक्तियाँ पाई गई हैं? तो वो मिली है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप सभी लोग देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा स्थल की खोज की थी? तो दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा स्थल की खोज। मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी, और हड़प्पा की खोज किसने करी थी? हड़प्पा की खोज कौन करता है भैया? वो करते हैं दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, मिस्र में सबसे अधिक लोग कौन से रोजगार में थे, बताएं? मिस्र में सबसे अधिक लोग जो थे वो किसान थे। ठीक है, क्या थे? किसान थे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा, फॉर्मर थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे 65 नंबर, प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का क्या उद्देश्य था, बताएं? प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का क्या उद्देश्य था? तो प्राचीन मिस्र में जो पिरामिड का उद्देश्य था, एक प्रकार से वो था कि जो फाराओ होते थे यानी राजा होते थे, उनके शरीर की रक्षा करने के लिए, ताकि उनका जब पुनर्जन्म हो तो उनमें मदद मिल सके, यानी उनका दोबारा जन्म हो तो उनके शरीर को नष्ट ना किया जाए। इन लोगों का मानना था कि अगर शरीर को नष्ट कर देंगे तो फिर उनकी आत्मा भटकती रहेगी और उसको कोई शरीर नहीं मिलेगा। उन लोगों का मानना था कि जो है आत्मा होती है वो फिर घूम फिर के उस अपने शरीर को ढूंढती है, और जब अपने शरीर को नहीं पाती तो दूसरे शरीर में जाती है, नहीं तो वो अपने उसी शरीर में घुस जाती है। ठीक है, जिससे वो परिचित है। तो वो एक प्रकार से जो है अपने शरीर को, उनके राजाओं के शरीर को वो पिरामिड में मतलब मम्मी बना करके उसको सुरक्षित रखते थे। ठीक है, पत्थर से चुनवा करके, ताकि वो उनकी शरीर खराब ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास मिस्र के धर्म का केंद्र में था, बताएं? तो पुनर्जन्म का विश्वास जो था इनके केंद्र में था, पुनर्जन्म में खूब विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास जो है वो एक प्रकार से किस प्रकार हुआ? तो कृषि से गांव और फिर नगरों का विकास, पहले कृषि शुरू हुई, फिर गांव का विकास, फिर नगरों का विकास शुरू हो गया। खा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका 68 नंबर, प्रश्न है कि कौन सा कथन मिस्र वासियों के दफनाने की प्रथाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इनमें सबसे अच्छा वर्णन करता है कि मिस्र वासियों ने शवों को मम्मी के रूप में संरक्षित किया था, बिल्कुल किया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न है, किसका मकबरा 1922 में खोजा गया, जिसमें जिससे हमें मिस्र के अंतिम संस्कार, दफन प्रथा और विश्वासों के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिली? तो राजा तूतन खामेन थे, उनका मकबरा जो है 1922 में खोजा गया था, जिससे हमको मिस्र का जो अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार या जो दफन प्रथा है वो कैसे की जाती है, इसके बारे में हमको पूरा पता चला। किसके? राजा तूतन खामेन के जो है मरने पर, उनके समाधि मिलने से या उनके मकबरे मिलने से। अगला क्वेश्चन है, 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में किस नगर का विकास हुआ था? तो लगभग 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में जो है मरी नाम के नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह मेसोपोटामिया नगर जिसका 1930 के दशक में व्यवस्थित रूप से उत्खनन किया गया था। तो 1930 के दशक में उर नाम के जो है नगर का उत्खनन किया गया था 1930 के दशक में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। जिगुरत क्या था? जिगुरत मैंने आपको दिखाया था बोर्ड पर। जिगुरत एक मंदिर टाइप का हुआ करता था, जिसमें देवता लोग रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनन्ना देवी थी, इनन्ना किसकी देवी थी? प्रेम और युद्ध की देवी का नाम इनन्ना था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 74 नंबर, हम्बुराबी विधि संहिता क्यों महत्वपूर्ण है? हम्बुराबी जो था इसने अपनी एक नियम कायदे वाली एक पुस्तक बनाई थी, एक संहिता लिखवाई थी पूरे एरिया में। ठीक है, वो एक प्रकार से इसने सभी नियम और दंडों को जानने में मदद मिलती थी हम्बुराबी की संहिता से, और ये दंड और क्या विधान पूरा पूरा का पूरा लिखा रहता था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया वो धातु थी तांबा।
ठीक है। तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न को जाना। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि मान लेते हैं आपको इन सभी जो है प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए केवल एंशिएंट हिस्ट्री की नहीं, मेडिवल हिस्ट्री, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट, इन सभी की पीडीएफ वगैरह आपको प्राप्त करना है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको एक प्रकार से एसएमएस कर देना है हमारे पास, ठीक है। सभी की पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, कोर्स, सब कुछ आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में व्यवस्था कर दी गई है। आप एसएमएस करेंगे 91 61, ठीक है, 1 मिनट, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या-क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट्स के नाम भी आपको एसएमएस कर देने हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। पीडीएफ नोट्स के साथ-साथ आपको वहाँ पर एक प्रकार से जो है क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। और डायरेक्टली आप हमसे जुड़ पाएँगे और तमाम प्रकार की, मतलब सारे सब्जेक्ट की, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी से, एंशिएंट हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिंदी है। तो इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही हो जाएगी। अगर आप 100 रुपीज़ नहीं चलाते, मतलब कि अगर गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, तो य उसके लिए भी व्यवस्था है कि आप किसी दुकान से, किसी कैफ़े से, किसी लोकबाड़ी से या कहीं से भी जा कर के आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम आपके लिए है नहीं, मात्र 100 रुपीज़ में इतनी व्यवस्था कर दी गई है कि आप एक प्रकार से बहुत ही कम पैसे में बहुत ही उच्च क्वालिटी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी परीक्षा में टॉप कर सकेंगे, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले कल की क्लास जो थी डिजिटल बोर्ड पर मैंने ली थी, तबीयत खराब होते हुए भी, हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य की ये क्लास डिजिटल बोर्ड पर मैंने पढ़ाई है, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। विश्वास मानिए कि ये क्लास अगर आपने देख ली, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। हिंदी की मैंने एकदम से पूरा जड़ हिला करके रख दी इस वीडियो में। मैंने 100 क्वेश्चन्स एकदम से गिनती के रखे और 500 क्वेश्चन की श्रृंखला हिंदी की है और फिर से हिंदी की क्लास आपकी जल्दी आ जाइए 1-2 दिनों में, तो उसको लेकर के आप तैयार रहिएगा। ऐसे ही आपकी इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सबकी क्लास आने वाली है, ज्योग्राफी क्लास आ चुकी है, सबकी क्लास आ चुकी है, तो ऐसे आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। आपके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा बना हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।